अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियां तनवीर अहमद, जो कि एक सरगर्म ताजर रहनुमा भी हैं। हम उनके घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। मियां साहब, व्यूअर्स को कुछ बताइए अपने बारे में, पैदाइश कहाँ हुई और बाकी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की आपने? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आज हमारे घर में तशरीफ़ लाए। तो इससे कम से कम चलें, एक बात तो तय हुई कि आप सिर्फ बड़े बड़े सियासी लीडरान का या बड़े बड़े सनतकारों के ही ज़िंदगी में नहीं जानते, एक आम आदमी जो कॉमन पर्सन है, जो मिडल मैन है, उनके हालात भी आप जानने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो मेरी जो पैदाइश थी वो फैसलाबाद में हुई। उस वक़्त हम लोग गुरु नानकपुरे में रहाइश पज़ीर थे, मेरे वालिदैन। तो मैं गुरु नानकपुरे में ही 1954 में पैदा हुआ। तो इब्तदाई तालीम मैंने तो गवर्नमेंट के स्कूल ही होते थे, प्राइवेट स्कूलों का रवाज तो ये बाद में शुरू हुआ है। तो प्राइमरी तक मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धोबी घाट में होता था। अभी तो खैर उसकी बहुत बुरी हालत है, उन दिनों वो बेहतर हालत में था। तो वहाँ पर हासिल की। उसके बाद हमारे शहर में MCI स्कूल कोतवाली रोड के ऊपर है, उसका उन दिनों में एजुकेशन के हवाले से बड़ा एक नाम था। तो फैसलाबाद में 2-3 ही बड़े स्कूल हुआ करते थे। तो मैंने जो प्राइमरी से लेके 6 से लेके अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन जो थी वो MCA हाई स्कूल में वो थी मुकम्मल की। उसके बाद मैंने म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं, जैसे उन दिनों में कुछ क्रेज़ था बाहर जाने का, मुझे भी कुछ शौक़ पैदा हुआ कि चलो बाहर की दुनिया देखी जाए। तो मैं फिर जर्मनी चला गया। तो 2.5 साल तक मैं जर्मनी में रहा। तो वहाँ पे 2-2.5 साल का अरसा गुजारने के बाद, वैसे तो काम के लिहाज से तो हालात वहाँ पर ठीक ही थे, मैंने छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था वहाँ पे। लेकिन अदरवाइज़ वहाँ की ज़िंदगी देखकर मुझे ये हुआ कि वहाँ पे जिस तरह की ज़िंदगी है, कुछ लोग वो जर्मन जो थे, प्रेजुडिस भी बहुत थे उन दिनों में, तो बहुत थे, आजकल के उनके हालात का पता नहीं है। तो मतलब हमें क्या, वो दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे उनको भी सेकंड क्लास शहरी पर समझते थे, हमें तो खैर वो 3rd 4th पता नहीं किस नंबर पे गिनते थे। तो 2-2.5 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यहाँ पे शायद रह कर हम पैसे तो कमा लेंगे, अपनी फ़िनांशियल पोजीशन तो शायद मज़ीद बेहतर कर लें, लेकिन अदरवाइज़ ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। वतन याद आता है? वतन बिल्कुल याद आता है, और बाहर जाकर मेरा ख्याल में ज़्यादा याद आता है। तो फिर मैं वापस आ गया 78 के एंड में। तो 79 में फिर मैंने फ़ैसला किया कि यहीं पाकिस्तान में ही जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारी जाए। तो यहाँ पे भी बंदा अगर मेहनत करे तो सारे बंदे के हालात भी बेहतर हो सकते हैं। तो शादी कब हुई फिर? शादी मैंने 79 में अपना फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस स्टार्ट किया, एक छोटी सी फार्मेसी बनाई उन दिनों में। तो फिर 1980 में मेरी शादी हुई, उसके 1 साल बाद। तो शादी करने के बाद खैर पहले ही प्रोग्राम तो बना लिया था कि अब पाकिस्तान में ही करना है, इन फ्यूचर जो कुछ भी करना है अपने फ्यूचर को यहीं पे ही बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो 1980 में फिर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद यहाँ पे ही मैंने मेहनत शुरू की, फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस इंशाल्लाह अच्छा चलना शुरू हुआ। आज भी मेरी जो वो पुरानी फार्मेसी है वो मियां मेडिकोज़ के नाम से, जो मैंने 1979 में इस्टेब्लिश की थी, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। गो अब मैं वहाँ पर नहीं जाता, या कुछ अर्सा पहले से मैंने वो मतलब वहाँ पे जाना छोड़ दिया था। अब उसको मेरा बड़ा बेटा वो देखता है, वो लुक आफ्टर करता है। फिर सन 2001 में मैंने फार्मास्यूटिकल में ही अपने बिज़नेस को मतलब दूसरी साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मतलब शुरू किया। तो शादी आपकी पसंद से हुई थी? जी, शादी मेरी पसंद से ही हुई थी, और मेरी फैमिली में ही मेरी फ़र्स्ट कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं, तो उनके साथ हुई। उन दिनों में तो वैसे भी ज़्यादातर फैमिलीज़ में ही शादी का रवाज था, वो तो आजकल जिस तरह के हालात। अपने जो रवायात थी, जो रस्म व रवाज थे,
अपनी पसंद को भी रस्म व रवाज के सांचे में ढाल दिया? बस रस्म व रवाज की भी बात नहीं थी, सच पसंद भी थी उसमें, कोई मेरी मतलब मेरी रजामंदी से, मेरी कॉन्सेंट के साथ ही पेरेंट्स हमारे इस मामले में उतने वो कंजर्वेटिव नहीं थे। तो जिस तरीके से मतलब उन्होंने मुझसे पूछा करने से पहले तो मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा इट्स ओके। तो मेरी जो मिसेज़ हैं वो भी, चूँकि बचपन से हम लोगों ने इकट्ठे ही वक्त गुजारा था, हमारा भी नानी घर में तो आना जाना बंदों का वैसे भी होता ही है फ्रीक्वेंटली। तो शादी के बाद फिर कोई अफसोस तो नहीं हुआ शादी करने में? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी अल्लाह के फजल से 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अच्छा, बचपन कैसा था आपका? कोई शरारती था या बड़े रिजर्व थे? बचपन नहीं, रिज़र्व तो नहीं था, बहुत शरारतें की हमने, मेरा ख़्याल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती हैं, क्योंकि हम लोगों का जो बचपन था ना वो इकट्ठे गुजरा, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हम अपने नाना के घर में मेरे मामू के जो बच्चे हैं उनके साथ रहते थे, और हमारी वो कह लें कि दूसरे लफ्ज़ों में पूरी घर की एक टीम थी। एक मेरे मामू के 7 बेटे थे, दूसरे का 1 बेटा था, तो हम भी 2 भाई थे, और हमारे सारे कज़न्स मिला के 10-11 लोगों की घर की एक पूरी टीम बन जाती थी। मेरे सब कोई वाक़या बचपन का ऐसा जो भुलाए ना भूले? हाँ, एक वाक़या है, जब हम छोटे छोटे थे तो मैं भी उस वक़्त मेरा ख़्याल 8-9 साल का हूँगा, जो मेरे कज़न्स थे वो भी इसी एज के थे, कुछ मेरे एज फेलोज़ थे, कुछ मेरे से 1 साल छोटे थे, 2 साल छोटे थे। तो हमारे हमसायों की एक जो वैन थी जो पीछे से ओपन होती है, तो एक दिन वो जाने लगी, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हम सारे लोग भाग के उसमें वो एक सब मतलब एंजॉय करने के लिए, तो ड्राइवर को नहीं पता था, तो हम लोग सारे उसमें सवार हो गए गली में से। तो वो वैगन जो थी वो चलती चलती वो जब बाज़ारों की तरफ आई तो चंडीगढ़ बाज़ार के पास पहुंची, तो हम में से किसी ने ही शायद शरारतन कह दिया कि ये मेरे ख्याल में जो वैन है ये तो लाहौर जा रही है। तो हम सारे जो बच्चे थे सारे छोटे छोटे, तो सबसे जो हमारा बड़ा कज़न है वो भी शायद 10 या 11 साल का होगा उस वक्त, तो घर वालों को भी हमने बताया हुआ था। तो सारे एकदम डर कर हम लोग तो है, हमने वो चलती वैन में से छलांगे लगा दी। तो मेरा जो सारा है वो बाई चांस सड़क के ऊपर लगा और वो मैं बेहोश हो गया। तो मेरे कज़न भी सारे छोटे छोटे, उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से उठा के, तो करीब ही एक वो उन दिनों में वो डॉक्टर साहब होते थे चिनौर बाज़ार के कोने पे, डॉक्टर शायद फजल्ला ही नाम था उनका, तो उनके पास लेके गए। उनसे वो मतलब डरते वो घर वालों को भी ना बताएं, फिर वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो टांगे चला करते थे उन दिनों में, एक टांगा उन्होंने लिया, टांगे में मुझे बिठा के बड़ी मुश्किल से वो घर लेके आए। मुझे वो वाक़या जो है वो मतलब बाकी छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती थी, लेकिन वो एक वो ऐसा था कि जिसमें हम सब बच्चे जितने भी थे सब के चोटें भी लगी और सारे बुरी तरह से, कोई किसी के बाजू पे चोट लगी, किसी पे घुटने पे चोट लगी। तो वो वाक़या मुझे आज तक नहीं भूलता। तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियां भी बचा ली और किसी को कोई बड़ा जो था वो भी, उससे भी बचत हो गई। तो बाकी बातें तो होती रहेंगी। डॉक्टर साहब नाश्ता भी तैयार है, तो मेरे ख्याल में आइए नाश्ता करते हैं, बाकी बातें फिर नाश्ते के ऊपर है, आइए। ये सब कितने बजे आपके दिन का आगाज़ हो जाता है? उठ तो मैं जल्दी जाता हूँ, लेकिन तकरीबन 10 बजे के करीब घर से निकलता हूँ। तो 10 बजे आजकल तो जो रूटीन है पिछले 6 माह से चेंज हुई है, क्योंकि जब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, तो उस वक्त से पहले वो मैं चैम्बर के लिए ही निकलता हूँ यहाँ से। तो 10 बजे, पौने 10 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ और 10 सवा 10 बजे तकरीबन रोज़ाना मैं चैम्बर पहुँच जाता हूँ। तो नाश्ता तकरीबन कितने बजे हो जाता है? नाश्ता आमतौर पर मैं 9 सवा 9 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। क्या पसंदीदा चीज़ें आपकी क्या हैं? काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, ये सब कुछ खाते हैं आप? मैं सब कुछ तो नहीं, लेकिन मैं वैसे नाश्ता अमेरिकन की तरह अच्छा नाश्ता करके ही घर से निकलता हूँ, क्योंकि हमारे दोपहर का कोई पता नहीं होता, किसी वक्त खाना मिल जाता है, किसी वक्त खाने का टाइम होता है, किसी वक्त खाने का टाइम नहीं होता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि घर से सुबह अच्छा नाश्ता करके निकलूं, ताकि उसके बाद जब भी कभी मौका मिले तो कुछ खा लिया, अगर ना भी मौका मिले तो चलें शाम तक जो वक्त है वो आसानी से गुजर जाए। इस अच्छे नाश्ते में क्या कुछ शामिल होता है? अच्छे नाश्ते में कह लें कि मैं हफ्ते में 5-6 दिन पराठा तो ज़रूर खाता हूँ। तो पराठे के साथ कुछ भी, कोई ऑमलेट ले लिया, कोई सालन भी खा लेता हूँ, या कभी कोई दूसरी चीज़, तो उसके साथ चाय या कॉफ़ी कोई चीज़ उनमें से ले लेता हूँ। तो आमतौर पर चाय ही पीता हूँ, तो लेकिन पराठा मैं तकरीबन मोस्टली हफ्ते में 5-6 दिन ज़रूर खाता हूँ। नाश्ता कभी खुद भी बनाया ज़िंदगी में या भाभी बनाती हैं? नाश्ता मैंने अभी आजकल मैं तो खुद नहीं बनाया, वैसे मुझे कुकिंग आती है,
मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं 2.5 साल जर्मनी में भी रहा, वहाँ पे खुद ही कुकिंग भी करते रहे मैंने। फिर चूँकि मुझे जर्मन या यूरोपियन खाने जो थे वो पसंद नहीं थे, एक वहाँ पे हलाल हराम का बड़ा उन दिनों में बहुत मसला था। आजकल तो हलाल फूड सारे मुल्कों में मिल जाता है, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे। उस वक्त हलाल फूड जो ढूंढना है वो बहुत मुश्किल काम होता था। तो एक वैसे भी एक चूँकि हमारा टेस्ट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था उन लोगों से, तो जाके फिर मैंने घर में खाना बनाना भी सीखा। तो वहाँ पे तो खाना खुद ही बनाना पड़ता था। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी खाने उन दिनों में तो अवेलेबल वहाँ पे नहीं थे, ना पाकिस्तानी ना इंडियन। शायद उन दिनों में फ्रैंकफर्ट में हम लोग रहते थे तो एक ही इंडियन रेस्टोरेंट था। मियाँ तनवीर अहमद साहब के साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब साहब, हारिस साहब, और नेक्सस लाइन क्लब के प्रेसिडेंट मलिक मंजूर भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि मियाँ साहब के बारे में उनकी क्या राय है। हारिस साहब, आप फरमाइए, वालिद साहब की कोई ख़ास बात जो बहुत अच्छी लगती हो? वालिद साहब की ख़ास बात यही है कि काफ़ी हार्ड वर्किंग है और पंक्चुअल हैं। उनको देख देख के अब हमें भी आदत हो गई है वैसे ही काम करने की। और आपके हवाले से उनका रवैया कैसा होता है? रवैया अच्छा ही है, जिस तरह होता है नॉर्मली फादर्स का। लगता है इतने खुश नहीं हैं आप। ऐसा ही है? नहीं, खुश हैं जी, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप मैरिड हैं? जी मैरिड। आपकी पसंद को मद्देनज़र रखा गया? जी बिल्कुल, मद्देनज़र रखते ही हुई शादी हुई थी। कोई वो ज़बरदस्ती करने वाले फादर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साकिब साहब, आप क्या कहेंगे? कोई बात जो बचपन से अब तक आप समझते हो कि कोई ऐसी चीज़ है आपके फादर में कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो? हाँ जी, फादर ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। बल्कि हम जो इस टाइम बिज़नेस जिस पे काम कर रहे हैं वो सब हमारे फादर का ही सारा इस्टेब्लिश किया हुआ है। और बाकी हमारे लिए उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, जिस तरह सब पेरेंट्स मतलब करते हैं हमारे लिए, मतलब बिज़नेस के हवाले से, हमारे पसंद नापसंद के हवाले से। मतलब आप भी शादीशुदा हैं? जी मैं मैरिड हूँ। आपको पूछा गया? जी मैंने मतलब पसंद, बल्कि आपने बताया होगा। जी नहीं, मैंने बताया नहीं था। तो जैसे उन्होंने मेरे लिए मतलब जो भी पसंद किया मैंने भी उसमें हंसी खुशी मतलब अपना एग्री कर लिया था। तो मेरे 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 6 साल का। शुक्र है अल्लाह का। दादा अबू के साथ काफ़ी उनकी अटैचमेंट है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब टाइम बिज़नेस में गुजारते हैं बाहर, और अब्बू शाम को 7 बजे घर आ जाते हैं। तो बच्चों का टाइम दादा के साथ ज़रा ज़्यादा गुजर जाता है। जब मैं रात को वापस आता हूँ तो वो अक्सर सोए हुए होते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी अटैचमेंट वैसे भी ज़्यादा है। हाँ जी। मलिक मंजूर साहब, आप नेक्सस लाइन क्लब के प्रेसिडेंट हैं, आपका काफ़ी ताल्लुक़ है मियाँ साहब से, काफ़ी देरीना दोस्त हैं आपके, कुछ कहिए उनके बारे में। मैं अल्लाह ताला के शुक्र के बाद जो सबसे अहम बात मैं ये करूँगा कि एज ए प्रेसिडेंट फैसलाबाद नेक्सस लायंस क्लब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है, और इस क्लब की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमेशा बहुत नुमाइंदगी रही है। इससे पहले क्लब के हमारे चार्टर प्रेसिडेंट फ़ारूक यूसुफ साहब क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आज लाहौर हैं, आ नहीं सके। तो उसके बाद हमारे क्लब को दोबारा नुमाइंदगी मियाँ तनवीर साहब की शक्ल में मिली है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस पे बड़ा फ़ख्र है। मियाँ तनवीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। एज ए मेंबर क्लब में जब भी इनकी कोई ड्यूटी लगाई गई तो इन्होंने सबसे आगे बढ़ चढ़ कर उसको पूरे तरीके से एंजॉय किया, और ना सिर्फ उस ड्यूटी को पूरा किया बल्कि सारी टीम को साथ लेके चलते हैं। मियाँ साहब, ये बताइए, आपको कभी फ़नून लतीफ़ा से भी दिलचस्पी रही है? फिल्म, थिएटर, म्यूज़िक, गायकी, मौसीकी, कैसा लगता है आपको? फिल्में बचपन में तो खैर देखते रहे हैं काफ़ी। उन दिनों में तो वाहिद तफरीह यही होती थी कि जब कभी ना घरों में, बल्कि जब बहुत छोटे होते हैं उस वक्त तो टीवी भी नहीं होता था, टीवी भी बाद में आए हैं।
तो उस वक्त तो एक फ़िल्म ही एक वाहिद तफरीह थी, तो फ़िल्म देखने के लिए चले जाते थे। हमारे वालिद साहब भी ज़्यादा इस मामले में सख्त नहीं थे, हमें फ़िल्म देखने की इजाज़त दे देते थे। तो फिल्में भी देखते रहे हैं, म्यूज़िक भी सुनते रहे हैं, लेकिन सच वो बहुत ज़्यादा लगाव वाली बात जो थी वो नहीं थी। तो बस मुनासिब सा शौक़ था। तो सारी चीज़ें इंजॉय की हैं, फ़िल्म भी इंजॉय की है, म्यूज़िक भी इंजॉय की है, अभी सुन लेते। लगता है आपको हालात हाज़रा से बहुत गहरी दिलचस्पी रहती है और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखते हैं। दिलचस्पी हालात हाज़रा से पहले भी होती थी, लेकिन जब से अब चैम्बर में ज़्यादा आना जाना शुरू हुआ है, कुछ ज़िम्मेदारी भी चैम्बर की संभाली है, तो हालात हाज़रा से आगाही रखना हमारी कुछ मजबूरी भी बन गई है और ज़रूरी भी हो गया है। ये सब किताबें पढ़ने से भी शगफ़ रहा कभी? किताबें बहुत पढ़ी हैं, नावल्स भी बहुत पढ़े हैं। इमरान सीरीज़ होती थी, वो कर्नल फरीदी की वो सीरीज़ जासूसी नावल्स छोटे हुए कॉलेज लाइफ में बहुत पढ़े हैं। तो उसके बाद इंग्लिश नावल भी मैं पढ़ता रहा हूँ। तो लेकिन आजकल न्यूज़पेपर की हद तक रह गई है रीडिंग। मतलब एक तो जब से बंदे की वो एज के साथ साथ एक वो आई साइट का थोड़ा मसला हो जाता है कि ग्लासेस लगा के तो वो सारा मतलब रीडिंग करनी पड़ती है, तो फिर अब उतना ज़्यादा पढ़ने का वो शौक़ कुछ कम हो गया उस हिसाब से। तो अखबार की हद तक तो अखबार देख लेते हैं, ऑफिस में भी कभी टाइम मिल जाए या कभी गाड़ी में रास्ते में जाते हुए या सुबह के टाइम। कौन से लोग बुरे लगते हैं आपको? मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो मुनाफ़िक़त करते हैं, जो ज़ुबान पर उनके कोई और बात होती है और उनके दिल में कोई और बात होती है। उन लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को हमेशा अवॉइड करूँ और उनका साथ मतलब मेरा और उनका साथ जो है वो ना हो। गुस्सा किन बातों पर आता है और खुश कैसे होते हैं? गुस्सा पहले तो खैर गुस्सा एक तो अगर कोई झूठ बोलता है तो उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो खुशी तो है वो बंदे के अपने अंदर ही होती है, किसी भी चीज़ में खुशी ढूंढी जा सकती है, छोटी से छोटी बात पर भी खुश हुआ जा सकता है। और कुछ लोग हैं जो उनको बड़ी से बड़ी खुशी भी मिले तो वो उस पर भी खुश नहीं होते। मियाँ साहब, कामयाबी के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप सिर्फ जायज़ राय पर इन्हिसार करते हैं या फिर इसे जंग और मोहब्बत की तरह लेते हैं जिसमें सब कुछ जायज़ होता है? नहीं, मैं बिल्कुल इसे जंग और मोहब्बत की तरह नहीं लेता, ना हर चीज़ को अपने लिए जायज़ समझता हूँ। हमेशा से ही कोशिश रही है कि जो रिस्क है वो हलाल तरीके से और जायज़ तरीके से कमाया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत मुनासिब हद तक सारी ज़िंदगी मुझे अच्छा रिस्क दिया है। सारी ज़िंदगी अल्लाह के शुक्र से मेरी बड़ी अच्छी गुजरी है। गो मैं मतलब बिलियनर तो नहीं हुआ लेकिन अपने हिसाब से एक मिडिल क्लास से मतलब अपर मिडिल क्लास में ही चलें कह लें, लेकिन अपने हर लिहाज से मतलब बड़ी अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मेरी मतलब गुजरवाई है और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और मुतमिन हूँ अपने इस कैरियर से जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है उससे भी कि नाजायज़ तरीके से बहुत ज़्यादा दौलत अगर मैं इकट्ठी कर भी लूँ या कोई बंदा भी अगर कर भी ले तो यहीं छोड़ जाना है, सब कुछ साथ तो लेकर नहीं जाना। और अगर आप बंदे को अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा अगर रिस्क मिल रहा है तो वो थोड़ा है या बहुत है, तो मेरे ख़्याल में वो उसके लिए काफ़ी होना चाहिए। हम पहुँचे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। मियाँ साहब चूँकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, यहाँ उनकी कुछ मसरूफियात हैं। आइए। मियाँ साहब, चैम्बर आने के बाद क्या मसरूफियत होती है आमतौर पे आपकी? चैम्बर में यहाँ पर एक तो रोज़ाना ही हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई डिग्निटीज़, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोई ना कोई आए हुए होते हैं, कोई प्लान होता है हमारा शेड्यूल के मुताबिक। तो अगर कोई एक्टिविटी हो तो फिर तो ज़ाहिर है उसको आके देखना, वो अपनी मीटिंग करनी, उसके हिसाब से उसमें कोई 1-2 घंटे गुजर जाते हैं। उसके अलावा फिर चैम्बर में दूसरे काम होते हैं, जैसे आजकल भी हम डिफरेंट डेलीगेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल हमारे 3 डेलीगेशंस जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। एक हमारा पहला डेलीगेशन वो ऑलमोस्ट फ़ाइनल है, वो 9 तारीख को हमारा 12 आदमियों का एक डेलीगेशन जो है वो अज़रबैजान के शहर बाकू में एक एग्ज़िबिशन होने जा रही है, ट्रायंगुलर, टर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान के तीनों मुल्कों के तावन से।
तो उसमें शिरकत के लिए जा रहा है। 5 दिन का वो टूर है उन लोगों का, 9 से 14 तारीख तक वो वहाँ पर स्टे करेंगे। एक और हमारा समर कैंप का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम यहाँ से डिफरेंट लोगों के जो बच्चे हैं उनको एक्सपोजर के लिए वहाँ पे उनका 2 वीक्स का एक कोर्स वो लोग करवा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एक वो हमने प्लान किया है, वो मेरा ख्याल में अगस्त में जाएगा, वो ऑलमोस्ट वो भी फ़ाइनल हो गया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है आजकल, उनकी वीज़ाज़ और दूसरी चीज़ें इन प्रोसेस हैं। एक वो हम भेज रहे हैं। तीसरा डेलीगेशन, एक हमारा बड़ा डेलीगेशन जो है वो स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक इटमा की जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनरी है उसकी एक बहुत बड़ी जो एक्सपो वो होने जा रही है जून में, 20 से 26 जून तक वो स्पेन में हो रही है। करंटली फाइनल कंक्लूजन आपका इस गवर्नमेंट के बारे में क्या है? इस गवर्नमेंट के बारे में मैं तो यही कहूँगा, नज़र तो हमें यही आ रहा है कि उनकी नीयत तो नेक लग रही है और उनके मिनिस्टर्स दूसरे लोग जो हैं वो कोशिश करते हुए तो नज़र आ रहे हैं। अभी ये हालात उनके काबू में नहीं आ रहे। मैं तो यही कहूँगा कि अभी सरदस्त बिजनेसमैन की, आम जनरल पब्लिक की भी पोजीशन जो है वो हालात उनके लिए पहले से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। हर चीज़, महंगाई जो है वो अपने रूज पर पहुंची हुई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, मार्केट में हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। लोगों के लिए लिविंग जो है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो ना दे, बाकी लोगों की हालत को भी देखे। लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक कहा जाता है कि जो एक बहुत बड़ी हकीकत भी है कि जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जी, सियालकोट के सनतकारों ने अपनी मदद आपके तहत अपने शहर को संवारने के लिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वहाँ एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है और इतना बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका, यहाँ के लिए आप क्यों नहीं कुछ करते? यहाँ के लिए भी हम लोगों ने भी एक प्रपोज़ल यहाँ पे भी आई थी और हमने इसके ऊपर कुछ वर्किंग भी की थी और हमारा भी प्लान था कि इस तरह का कोई जो बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर भी करें। एक तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर सियालकोट चैम्बर में मेंबरान थोड़े हैं और ज़्यादातर जो मेंबरान हैं वो एक ही सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर स्पोर्ट्स का काम वहाँ पर होता है और स्पोर्ट्स के ही जो एक्सपोर्टर हैं वो ज़्यादा हैं, या दूसरे कुछ थोड़े से वो सर्जिकल गुड्स के हैं। तो उनमें किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक राय होना जो है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान है। हमारा जो फैसलाबाद चैम्बर है ये एक बड़ा चैम्बर है, हमारे 6,500-7 हज़ार के करीब मेंबर हैं और हमारे यहाँ पर चैम्बर में तकरीबन 100 के करीब सेक्टर्स हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं। उन सब लोगों के मफादात जो हैं वो कुछ के मफादात आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं, इसलिए यहाँ पे किसी चीज़ पर इत्तेफाक राय करना, सबको एक पेज पर लेके आना थोड़ा सा ज़रा सियालकोट चैम्बर के मामले में, मतलब उनके मुकाबले में मुश्किल है। इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट की भी बात आपकी दुरुस्त है, उस हवाले से भी हमने एक प्रपोज़ल यहाँ पे पिछले दिनों में हुई थी डिस्कस, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सरदस्त जो हमारा फोकस है वो एक्सपो सेंटर के ऊपर है और इस सिलसिले में हमारी जो कोशिश थी वो पिछले कई सालों से जारी थी कि कम से कम जो फैसलाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको अपनी प्रोडक्ट्स मुतारफ़ कराने के लिए इंटरनेशनली जो मतलब परचेज़र यहाँ पे आते हैं उनको कुछ दिखाने के लिए, या जो लोकल बायर यहाँ पे आता है, कि हमारे पास एक एक्सपो सेंटर होना चाहिए। क्योंकि अभी हमें अपनी प्रोडक्ट्स को मुतारफ़ करवाने के लिए लाहौर की एक्सपो सेंटर का सहारा लेना पड़ता है। पिछले साल भी हमने अपनी एक्सपो मेड इन फैसलाबाद अपनी फैसलाबाद की प्रोडक्ट्स को मुतारफ़ कराने के लिए लाहौर में मुनक़द की थी। इस साल भी अभी 3 दिन पहले ही हमारी जो एक्सपो हमने लाहौर में दोबारा इस साल भी मुनक़द की थी। माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी रही। पिछले साल भी हमारी जो एक्सपो थी बड़ी कामयाब रही थी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से एग्ज़िबिटर को वहाँ लाहौर लेके जाना, उनके सारे सामान की शिफ्टिंग, दूसरी शिफ्टिंग। तो हमारी कोशिश यही थी कि फैसलाबाद में एक ऐसा एक्सपो सेंटर बन जाए जहाँ पे फैसलाबाद के लोग जो अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं उनको मुतारफ़ नेशनल बायर को और इंटरनेशनल बायर को जो वो मुतारफ़ करा सकें। अब एक मीटिंग है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, एक साथ ही मीटिंग हॉल है, उसमें मीटिंग है, आइए चलते हैं। आप केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदर भी रहे। आप बताइए कि हमारे यहाँ जाली अद्वियात की भी बहुत भरमार है,
ये क्यों होता है और कौन सा माफिया इसमें मुलव्वस होता है? इस बात से तो मैं इनकार नहीं करूँगा कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जिस हद तक मीडिया में इसका वो प्रोपेगेंडा हो रहा है या लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, उतनी नहीं है। अगर हम अपना डाटा उठाकर देखें कि वो कितनी अद्वियात जो हैं वो स्पोरियस डिक्लेयर हुई हैं हमारी DTL लैब्स में और कितनी सबस्टैंडर्ड डिक्लेयर हुई हैं, तो वो आई थिंक दैट इज़ नॉट मोर देन 1% जो एक्चुअल जो डाटा है। असल में थोड़ी सी इसमें लोगों की लाइल्मी कह लें या उसको और तरीके से बात करना कह लें कि हमारे यहाँ जो मी टू अद्वियात बनती हैं, जो किसी मशहूर ब्रांड के मतलब उसी सॉल्ट को लेकर जो कोई दूसरी कंपनी जो वो ब्रांड बनाती है अपना, उस ब्रांड का नाम तो दूसरा होता है, लेकिन दवाई उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो वही होते हैं जो किसी मशहूर ब्रांड के होते हैं। लेकिन हम लोग असल में वो मतलब वो स्पोरियस या वो जाली नहीं होती, वो उसकी क्वालिटी ज़ाहिर है उस लेवल की नहीं होती, या उसका वो स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि लोगों की नज़र में, या वैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड यकीनन वो नहीं होता होगा, उसकी एफिकेसी भी मैं मानता हूँ वो नहीं होती होगी, लेकिन उसको हम जाली नहीं कह सकते क्योंकि वो अंडर द लाइसेंस बनती है, गवर्नमेंट की परमिशन से बनती है, उसको बाकायदा रजिस्टर करवाया जाता है, उसके रेट्स गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं। लेकिन उसकी कंपनी एक मेडिसिन मल्टीनेशनल बना रही है, उसका ब्रांड एक लोगों में एक नाम होता है, उसको हम कहते हैं कि जी ये दवाई असली है, और उसी इंग्रेडिएंट को लेके अगर कोई लोकल कंपनी कोई दवाई किसी दूसरे नाम से बना, उसके नाम में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उसमें उसका सेम वही ब्रांड नेम तो वो हो नहीं सकता क्योंकि उसका वो ब्रांड नेम तो रजिस्टर्ड होता है, लेकिन उसी इंग्रेडिएंट में कोई दूसरे ब्रांड से अगर कोई चीज़ हमारी लोकल कंपनी बनाती है तो लोगों में ये हो जाता है कि जी ये जाली है। जैसे एक कंपनी सेप्ट्रान बना रही है तो हम कहते हैं कि जी जो ग्लैक्सोवेलकम बना रही है वो सेप्ट्रान असली है। अगर उसी सॉल्ट को लेके कोई पाकिस्तानी कंपनी कोई बायोट्रान के नाम से या किसी और नाम से वही मेडिसिन बना रही है, हम कहते हैं जी ये जाली सेप्ट्रान है। एक्चुअली वो जाली नहीं होती, उसकी अगर DTL लैब में उसको भेजा जाए तो वो मेडिसिन वो सही होती है। हो सकता है उसकी एफिकेसी में कोई 2-4% का फ़र्क होता हो, उसकी एफिकेसी वो ना हो जो कि सेप्ट्रान की है, जो वो ब्रांड मल्टीनेशनल बना रही है। यकीनन उनकी क्वालिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग की बेहतर हैं, उनके यहाँ मशीनरी बेहतर यूज़ होती है, उनके स्टैंडर्ड्स ज़रा बेहतर हैं, लेकिन दूसरी दवाई को हम जाली नहीं कह सकते। हाँ, जाली दवाइयाँ हैं कुछ, लेकिन वो बहुत परसेंटेज में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाटा शेयर किया कि दैट इज़ नॉट मोर देन 1% जो स्पोरियस डिक्लेयर होती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अद्वियात जो हैं भारत के मुकाबले में बहुत महंगी हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे मुल्क में अद्वियात यकीनन महंगी है, जैसे कि अभी भी आजकल मीडिया पे भी शोर है, अखबारों में भी शोर है कि हमारी जो मेडिसिन्स के रेट हैं वो 300% मतलब बढ़ गए हैं, 3 गुना हो गए हैं। इसमें कुछ हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है। ड्रैप के जो बाब इख्तियार हैं वो आपको पता है हमारे मुल्क में जैसे भी उनके रेट्स कंपनीज़ लेती हैं तो वो उसी तरीके से, लेकिन इस मामले में इंडिया में हमसे काफ़ी हद तक सख्ती है। वहाँ पे मल्टीनेशनल उस तरह से खुल खेल नहीं रही, ना उनकी गवर्नमेंट उनको करने दे रही है, उन्होंने रेट इनके कंट्रोल में रखे हुए। वही मल्टीनेशनल हमारे मुल्क में जिस रेट पे दवाइयाँ मेडिसिन बेच रही हैं, इंडिया में उससे आधे रेटों पे बेच रही हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनके मन मर्ज़ी के रेट्स उनको नहीं दे रही। ये कंट्रोल ड्रग है, इसके जो रेट्स जब भी बढ़ते हैं गवर्नमेंट की मंजूरी से बढ़ाए जाते हैं। अपने आप कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो उसके रेट नहीं बढ़ा सकता। इसकी तरफ हमारी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि इनको जो मेडिसिन के रेट हैं इनको कंट्रोल में रखे ताकि गरीब आदमी की जो इलाज है वो पहुंच से बाहर ना हो। गुलबर्ग में पहुंचे हैं जहां एक रेस्टोरेंट है और यहां लंच का एहतमाम कर रखा है मियां साहब के कुछ दोस्तों ने। आइए मियां साहब, आपके दोस्तों ने लंच का एहतमाम किया है तो इनसे मुतारफ़ करवाइए। ये दिशान साहब हैं, हमारे पास एक कंपनी है, पहले हाई माउंट के मैनेजर थे, हमारे दोस्त भी हैं, तो हम बहुत अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं, मेरे ऑफिस के साथ ही अटैच हैं।
तो आगे वसीम साहब हैं, ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अहमद साहब हैं, ये भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। इनसे भी 18-20 साल से इनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। बहुत अच्छा हमारा वक्त गुज़रता है और हमारी तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकात रहती है। तो आज इन्होंने हमारे लिए ये लंच का अहतमाम किया था, तो आप तशरीफ़ लाए थे, तो हमने कहा सारे इकट्ठे ही मिलकर लंच करते हैं आज यहाँ पर। ज़ीशान साहब, आपका काफ़ी मियाँ साहब से ताल्लुक़ है, तो कुछ फरमाइए हमारे व्यूअर्स को कि मियाँ साहब के बारे में अपने आपके क्या ख्यालात हैं, इनकी क्या खूबियाँ खामियाँ हैं। जी, मियाँ साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी देर से इनसे हमारा ताल्लुक़ है, तो हम इनसे बिज़नेस टिप भी सीखते हैं। माशाल्लाह सीनियर हैं हमारे से काफ़ी, तो हम इनके साथ रहते थे और इनके वो फ़ील होता है कि एक एक्सपीरियंस बंदा जिस तरह वो अपने टिप्स दे के अपनी स्किल से सबको सिखाता है, तो काम के साथ साथ हम इनसे ये भी चीज़ें सीख रहे होते हैं कि बिज़नेस कैसे करना है। और माशाल्लाह जिस तरह ये आगे ग्रूम कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि इनको फॉलो किया जाए और अपने आप को बेहतर किया जाए। आप कुछ कहिए। मेरा मियाँ साहब के साथ 5-6 साल से है ताल्लुक़। बड़े हैं, भाई हैं, इनसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम। और मियाँ साहब की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि अभी बिज़नेस में इन्होंने ऑनेस्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि अभी जो भी काम करना है उसमें आप नेक नीयती से करें। कुछ फरमाइए जी मियाँ साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो सिंस 99 अप्रैल 99 ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो चुके हुए हैं और अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबी दी हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह ये समेटेंगे। और ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत हैं इनमें, डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं और डाउन टू अर्थ हैं। और ह्यूमन वैल्यू के ऊपर इतना ये काम करते हैं, इतनी ये मतलब मामलात हैं जो कि शायद ही कम लोगों में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर कोई काम करता है, कोई बात करता है। तो ये जहाँ भी गए हैं प्रोफेशन से हट के भी अगर कहीं पे हैं तो इनका कंपटीशन नहीं है। होलसेल में इलेक्शन होने जा रहा है, विनर हैं। FCCI में देखा आपने, कोई साथ नहीं था, जहाँ भी गए हैं यही विनर हैं। आपने सुना कि एक शफीक इंसान हैं, एक नंबर हैं, 2 नंबरी पे यकीन नहीं रखते, ये इनके दोस्तों की राय है जो इनके करीबी साथी हैं। प्रोफेशनलिज्म पर यकीन रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दूसरों के साथ ठीक चलें, हम्बल हैं और दिखावा नहीं है। बहुत ही मुखलिस इंसान है। ये है मजमूई राय इनके दोस्तों की मियाँ साहब के। और किसी इंसान के लिए उसके दोस्तों की इस तरह की राय जो है वो बहुत बड़ा एसेट होती है। बर्ग में मियाँ साहब के ऑफिस पहुँचे हैं। यहाँ तनवीर एंटरप्राइजेज़ का जो दफ्तर है उस जगह पे कायम है जो मियाँ साहब की पुरानी रहायशगाह है। आइए देखते हैं। ये मियाँ साहब आपका तनवीर एंटरप्राइजेज़ क्या है इसमें बेसिकली? ये हमारा मेडिसिन्स की एंड हर्बल की और साथ में डायलिसिस डिस्पोजेबल्स की, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है। हम पूरे यहाँ पे फैसलाबाद में और इसके सराउंडिंग्स में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हम डायलिसिस के जितने डिस्पोजेबल हैं वो हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास जो दुनिया की सबसे बड़ी डायलिसिस डिस्पोजेबल की कंपनी है फरजीनियस मेडिकल केयर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। उसकी जितनी भी सप्लाईज़ प्राइवेट मार्केट को या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को जितनी भी जाती हैं वो इधर से तनवीर एंटरप्राइजेज़ उनको डील करता है। यहाँ मियाँ साहब कितने अरसे से ये आप कर रहे हैं? ये मेरा सेटअप जो है वो 18 साल से है। 2001 में हमने ये इस्टेब्लिश किया था। तो इससे पहले तो मैं रिटेल का बिज़नेस करता था, तो उसके बाद फिर 2 ही लाइनें थी आगे, या तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ आ जाऊं या फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला जाऊं। आप इसमें रेट अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मैक्सिमम रखते हैं? कुछ चैरिटेबल भी है, कुछ चैरिटी भी करते हैं? चैरिटी जो करनी होती है वो तो अपने तौर पे तो ज़ाहिर है हम लोग करते ही हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो चैरिटी के लिहाज से दुनिया में शायद नंबर 1-2 पे है। तो वो तो सारे लोग ही अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन अदरवाइज़ अगर रेटों की बात आए तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो आपका रेट होता है ना, दैट इज़ फिक्स्ड बाय द कंपनी। हमारा जो मार्जिन होता है वो कंपनी फ़िक्स करती है कि आइदर वो हमें 4% मार्जिन देंगे, 5% देंगे या 6% देंगे। उससे ज़्यादा हम चार्ज कर नहीं सकते। हमारी डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ चार्ज कर लें।
क्योंकि हमारा सारा काम डॉक्यूमेंटेड होता है, हमने कंप्यूटराइज इनवाइस देनी होती है। हमारी यहाँ से जो हम कस्टमर्स को यहाँ पर डील नहीं करते, हमने होलसेलर्स को या रिटेलर्स को या इंस्टीट्यूशंस को डील करना होता है, और उन सब के लिए हमने एक कंप्यूटराइज इनवाइस वारंटी जो है वो जारी करते हैं। तो उसमें आप रेट की ओवर चार्जिंग का तो आप सोच ही नहीं सकते, तो वो करके तो आप खुद फंसने वाली बात है। मियां तनवीर साहब के घर वापस पहुंच चुके हैं हम सारे दिन की मसरूफियात के बाद। आइए यहाँ आखिरी सीन होगा, उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, गपशप होगी, कुछ मज़ीद बातें भी होंगी। आइए। शाम के साए ढल चुके हैं और हम मियां तनवीर साहब के घर वापस आ चुके हैं और इनके लॉन को खूबसूरत फूलों की महक ने महका रखा है। यहाँ मौजूद हैं इनके ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर, हारिस साहब के बच्चे हैं और उनके जो दूसरे भाई हैं साकिब साहब। हम चाहेंगे कि उनसे पूछें कि वो दादा अबू के बारे में क्या कहते हैं। मियां तनवीर साहब मुतारफ़ करवाएंगे उनको अपने पोते पोतियों को, तो फिर उनसे पूछेंगे कि वो दादा अबू के बारे में क्या कहते हैं। ये दोनों मेरे पोते हैं, बड़े बेटे साकिब के बेटे हैं। ये अरहम है, ये क्लास 6 का स्टूडेंट है, और वो छोटा राहिम है, वो क्लास 1 में पढ़ता है, और वो छोटी हारिस की बेटी है, मेरी ग्रैंड डॉटर। ये अभी इसने स्कूल जाना शुरू किया है कुछ दिन पहले ही, तो अभी ये प्री नर्सरी में है। नाम क्या है इसका? नाम है इश्मल, और ये अरहम, राहिम और इश्मल। अरहम, ये बताइए, आज सब दोस्तों को बताइए अपने दादा अबू के बारे में कि दादा अबू कैसे हैं आपके। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दादा अबू टीवी पे आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ मैं कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो टीवी पे आएँ, और दादा अबू को ये मौका मिला है, तो फिर मैं बहुत खुश होता हूँ। अपने सारे फ्रेंड्स को बताता हूँ कि मेरे दादा चैम्बर में काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए आपको कि आपको क्यों अच्छे लगते हैं दादा अबू? आपकी फरमाइशें मानते हैं, ख्वाहिशें पूरी करते हैं? कोई ऐसा एक है ही नहीं जो उन्होंने नहीं माना। कोई ऐसा काम ही नहीं है। आप क्या फरमाइश करते हैं उनसे? कभी कहीं ले जाएं, कभी कहीं ले जाएं, कभी कहीं से खाना खिला दें, कभी कहीं से खाना खिला दें। अच्छा, हर जगह ले जाते हैं? हर जगह। वाह 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 वाह। अच्छा, राहम से पूछते हैं कि दादा अबू कैसे हैं। हाँ जी, बताइए, आपको क्यों इतने अच्छे लगते हैं दादा अबू? क्योंकि वो हर दफ़ा टीवी पे आते हैं और हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वाह वाह वाह, टीवी पे आते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो फिर क्यों ना अच्छे लगें दादा अबू। अच्छा, इश्मल भी बताएंगी? इश्मल, आप बताओगी दादा अबू कैसे हैं? मियां साहब, आप अपने पोते पोतियों के बारे में कुछ कहिए। मेरी तो जी ये तीनों जो हैं वो, चौथी एक मेरी नवासी भी है, ये चारों ही मेरी जान है। मेरी तो जो शाम है इन्हीं की वजह से रंगीन है। तो मैं तो शाम को जब 6:30-7 बजे घर आ जाता हूँ, तो ये घर में ना हो तो मुझे जो घर है वो बिल्कुल वो सूना सूना लगता है। तो ये बच्चे घर में हों तो इन्हीं से मेरा जो शाम का जो वक्त है वो बहुत अच्छा गुज़रता है। सारे ही माशाल्लाह बच्चे मेरे से बहुत अटैच हैं, तीनों ही। चौथी भी अक्सर आई रहती है, बेटी मेरी पास ही रहती है, इधर करीबी है उनका घर भी। अच्छा मियां साहब, ये आपके घर में ये जो लॉन है आपका, बड़े खूबसूरत फूलों से सजा हुआ है, ये इसमें आपका भी कोई रोल है? नहीं, इसमें मेरा नहीं रोल। इसमें जो मेरा बड़ा बेटा साकिब है, सारा क्रेडिट उसी को जाता है। ये उसका ज़्यादा शौक़ है और उसी की मेहनत से ये जो लॉन है उसने भी डेवलप करके इसको मेंटेन रखा हुआ है। तो वही इसको ज़्यादातर देखता है। हम तो सिर्फ इसको देखकर खुश हो लेते हैं कि चलो यार हमारा लॉन बेहतर कंडीशन में है, लेकिन इसको ज़्यादा लुक आफ्टर वही साकिब भी करता है, वही इसको देखता है। मेहनत और ईमानदारी, ये मियां साहब की ज़िंदगी का निचोड़ है कि अगर 2 लफ्ज़ों में वो कहें कि कामयाब बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेहनत और ईमानदारी। आज पूरा दिन इनके साथ गुजारा, शाम तक हम रहे, इनकी दिन भर की मसरूफियात आपने देखी। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी आला शख्सियत के मालिक मियां तनवीर अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनसे आप मिले, उनकी बातें सुनी, उनके ख़यालात सुने और उनके साथ जो गुज़रा हुआ वक्त वो आपने देखा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।